हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड क्लास 11th एग्जामिनेशन 2024 इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग आपके जैक बोर्ड 2024 क्लास 11th इकोनॉमिक्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और सभी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर को जानते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे, यानी अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि लोग धन प्राप्त करके अर्थव्यवस्था में अपना कल्याण करना चाहता है, अपना इच्छा आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, यानी अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? यानी अर्थशास्त्र में विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया था? सैमुअल्सन ने। ऑप्शन सी होगा सैमुअल्सन। आप लोग को हम पढ़ाए हैं, पॉल सैमुअल्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक विकास का विज्ञान है, यानी विकास संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र में सैमुअल्सन ने दिया था। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारणी के प्रारूप है। प्रारूप मतलब अंग, यानी सारणी का क्या क्या भाग होता है, क्या क्या अंग होता है, उसी को प्रारूप कहते हैं। देखिए प्रत्येक सारणी के ऊपर में लिखा रहता है सारणी संख्या, यानी ये सारणी कितना नंबर वाला सारणी है। उसके बाद रहेगा उसके नीचे शीर्षक यानी हेडलाइन, मतलब ये सारणी किसके बारे में है, ठीक है। उसके नीचे रहेगा अंतिम में मुख्य टिप्पणी, यानी ये सारणी में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या बताया गया है, उसको बोलेंगे मुख्य टिप्पणी। सही उत्तर इनमें सभी होगा, ठीक है, ऑल होगा इनमें सभी। जैसे कि आपका मैट्रिक का मार्कशीट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, तो मैट्रिक का मार्कशीट में एडमिट कार्ड में सबसे ऊपर आता है कि सारणी संख्या, टेबल नंबर, कि ये कितना नंबर वाला सारणी है। उसके बाद रहेगा उसके नीचे शीर्षक, ये किसके बारे में है, तो एडमिट कार्ड है कि मार्कशीट है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ये लिखा रहेगा। उसके नीचे रहेगा मुख्य टिप्पणी, जैसे एडमिट कार्ड है तो लिखा रहेगा कौन सा डेट में कौन विषय का एग्जाम होगा। यदि मार्कशीट है तो लिखा रहेगा कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, उसी को बोलते हैं मुख्य टिप्पणी। पहले टेबल नंबर, फिर ये टेबल किसके बारे में है, शीर्षक यानी हेडलाइन, उसके बाद रहेगा मुख्य टिप्पणी, यानी इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया है। इनमें सभी होगा सही उत्तर डी। आगे देखिए सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। संख्याकी शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में। सही उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। देखिए संख्याकी शब्द का प्रयोग एक वचन में करते हैं संख्याकीय विधियों के रूप में, संख्याकीय विधियों के रूप में, और बहुवचन में करते हैं आंकड़ों के समूह के रूप में, यानी एक वचन बहुवचन दोनों में करते हैं। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। देखिए लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है देव निदर्शन प्रणाली में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रैंडम सैंपलिंग। याद रखिएगा, लॉटरी मेथड से इकाइयों को सिलेक्ट करते हैं रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, देव निदर्शन प्रणाली में, देव निदर्शन प्रणाली में होगा। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है? क्या बोला, इनमें से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है? देखिए प्रतिदर्श में होता है प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, पर्याप्तता, लेकिन समग्र इकाइयाँ नहीं होता है। प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपलिंग, देखिए लिखा हुआ है। प्रतिदर्श का इंग्लिश होता है सैंपलिंग, और सैंपल में समग्र इकाइयाँ नहीं होता है, टोटल इकाई नहीं होता है। सैंपल यानी प्रतिदर्श कहते हैं समग्र के एक छोटे से भाग को। जब समग्र की कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तब उसको प्रतिदर्श यानी सैंपल कहते हैं, यानी समग्र के एक छोटे से भाग को हम लोग सैंपल प्रतिदर्श कहते हैं। तो प्रतिदर्श में समग्र इकाइयाँ नहीं होती है। हाँ, भले प्रतिनिधित्व होगा, स्वतंत्रता होगा क्योंकि एक छोटा सा भाग है, और पर्याप्तता होगा क्योंकि ये पर्याप्त है, टोटल नहीं है, समग्र नहीं है, समग्र का एक छोटा सा भाग है, समग्र इकाइयाँ नहीं होती है। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। सवाल नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? क्या बोला, इनमें से कौन सा चर खंडित है? खंडित मतलब अलग है, खंडित मतलब क्या, अलग है,
इनमें से कौन सा वेरिएबल अलग है? वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए वजन और ऊंचाई क्या हुआ? विशेषता हुआ। छात्रों का वजन कितना है, ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, ये विशेषता हुआ। उम्र कितना है, उम्र, वजन, ऊंचाई, लंबाई, ये विशेषता हो गया। लेकिन छात्रों की संख्या, ये छात्रों का संख्या यानी छात्रों का नंबर को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताता है। ये तो अलग हो गया ना, वजन, ऊंचाई विशेषता हुआ और छात्रों की संख्या का नंबर हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अलग कौन हुआ? सी। खंडित बने अलग, इनमें से कौन अलग है? तो सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है सारणियन का आधार है। हम लोग सारणी क्यों बनाते हैं? सारणी बनाते हैं वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है। जैसे एक तरफ बच्चों का नाम हुआ, फिर उसका लंबाई हुआ, फिर वजन हुआ, फिर उम्र हुआ, तो हम लोग सारणी बनाते हैं वर्गीकरण यानी बांटने के लिए, ठीक है। अलग अलग ग्रुप किया जाता है वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए सारणी बनाते हैं। तो सारणियन का आधार होता है वर्गीकरण। सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। पाई चार्ट मतलब वृत्त चित्र। तो एक सर्कल यानी वृत्त चित्र, पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। सही उत्तर सी होगा। सही उत्तर सी। आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है ओजाइव वक्र का दूसरा नाम है। क्या बोला? ओजाइव वक्र का दूसरा नाम है संचयी आवृत्ति वक्र। याद रखिएगा, ओजाइव वक्र का दूसरा नाम है तोरण चित्र, जिसको संचयी आवृत्ति वक्र भी कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर ए होगा। ए, तोरण चित्र बोलेगा, संचयी आवृत्ति वक्र बोलेगा, सभी ओजाइव वक्र का नाम है। आगे देखिए सवाल नंबर 11। 11 है आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं। देखिए आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं आयत चित्र। याद रखिएगा, आवृत्ति वितरण के ग्राफ को दर्शाया जाता है आयत चित्र में। सही उत्तर ए होगा। ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। क्या बोला? आयत चित्र जो है वह किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है। तो व्यक्तिगत खंडित नहीं होगा, सतत होगा, लगातार। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, ठीक है। आयत चित्र में सतत श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों को रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं। सतत मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 13 है कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी सिग्मा एक्स बटा एन होता है, ठीक है। सिग्मा एक्स बटा एन, एक्स हो गया सभी प्रेक्षण, ठीक है। तो सभी प्रेक्षणों का जोड़ को बोलेंगे सिग्मा एक्स और एन को बोलेंगे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सिग्मा एक्स बटा एन समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालने का सूत्र होता है। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 14 है अर्थमेटिक एवरेज को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, ठीक है। अंकगणितीय माध्य को कहते हैं समांतर माध्य। अंकगणितीय माध्य, समांतर माध्य, औसत सब एक ही नाम है, ठीक है। अंकगणितीय माध्य बोले, औसत बोले, समांतर माध्य बोले या सिर्फ माध्य बोले, एक ही चीज है। सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए 15। सवाल नंबर 15 है किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। एगो वर्ग का उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं वर्ग अंतराल। जैसे 10 से 15, तो 10 से 15 में कितना का अंतराल है? 5 का अंतराल है। 10 से 20 में 10 का अंतराल है। 20 से 40 में 20 का अंतराल है, ठीक है। यानी किसी वर्ग का उच्च और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16। सिग्मा एक्स 50 है और नंबर 5 है, तो एक्स बार यानी समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एक्स बटा एन होता है, 50 बटा 5 यानी 10 होगा, ठीक है। समांतर माध्य कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 10। याद रखिएगा समांतर माध्य 10 होगा। 50 बटा 5 यानी 10 हो जाएगा। सही उत्तर सी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 है किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? बहुलक। किसी श्रेणी में जो मूल्य सबसे अधिक बार आएगा, बार बार रिपीट होगा, उसको बहुलक कहेंगे, बहुलक, ठीक है। और जो श्रेणी के ठीक बीच में आएगा उसको माध्यिका कहेंगे, माध्यिका, ठीक है। और श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़ को श्रेणी की कुल संख्या से भाग दे देंगे तो हो जाएगा माध्य, ठीक है। माध्यिका ठीक बीच में, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, और माध्य सभी प्रश्नों का जोड़ बटा प्रश्नों की कुल संख्या, ठीक। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आता है बहुलक। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18 है 18। परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? हम लोग पढ़े हैं
परमाप विचलन का विचार दिया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, कार्ल पियर्सन के द्वारा। सही उत्तर ए होगा, कार्ल पियर्सन के द्वारा परमाप विचलन का सूत्र विचार दिया गया था। आगे देखिए सवाल नंबर 19 यानी 19 है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जिसमें सूचकांक का मूल्य होता है 100। प्रतिशत मैंने कितना, 100 में, तो आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है 100। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है इसलिए 100 हुआ। ठीक है, सही उत्तर सी होगा 100। आगे चलिए सवाल नंबर 20 है, किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? देखिए आदर्श सूत्र कहते हैं फिशर का सूत्र को, याद रखिएगा। निर्देशांक निर्माण में, सूचकांक निर्माण में किनके सूत्र को कहते हैं आदर्श सूत्र? आदर्श माना जाता है फिशर का सूत्र को। सही उत्तर बी होगा, बी फिशर का सूत्र। तो यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो 20 को क्वेश्चन था वो पढ़ लिए। ठीक है, फर्स्ट बुक का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड बुक का क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 नंबर से 21 से हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक को, यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक, क्लास 11 का सेकंड बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। देखिए सवाल नंबर 21 है 21, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसको बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र। एक वस्तु से दोबारा नया वस्तु का निर्माण उद्योग क्षेत्र में यानी द्वितीय क्षेत्र में होता है, जिसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। सही उत्तर बी होगा, बी। बोलेगा कृषि क्षेत्र तो सही उत्तर होगा प्राथमिक, ए हो जाएगा। बोलेगा सेवा क्षेत्र तो हो जाएगा तृतीयक, जैसे बैंकिंग, संचार, सूचना, ये सब सेवा क्षेत्र में आएगा। लेकिन कृषि, वन, खनन प्राथमिक में आएगा। बोलेगा उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, नया वस्तु का निर्माण तो द्वितीयक में आएगा। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र यानी द्वितीयक। सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 22 पढ़िए 22, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? 2/3, लगभग 70%। ठीक है, लगभग 70% लोग, 2/3 लोग कृषि क्षेत्र से अपना आजीविका प्राप्त करता है। 2/3, याद रखिएगा, 2/3। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 23 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। सही उत्तर ए होगा, ए, 16 अप्रैल 1853 को। आगे देखिए सवाल नंबर 24 है, योजना आयोग की नियुक्ति की गई, यानी योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना यानी नियुक्ति किया गया था, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950, बी होगा, बी। आगे देखिए 25 पढ़िए, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया था कि कृषि में विकास करना है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू किया गया था कि उद्योग का विकास करना है। ठीक है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी 1956 से शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 26 हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका जनक है। हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो आंसर देना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी 1967-68 में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। जनक था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, देश को हरा भरा करने के लिए खाद्यान्न फसल को अधिक उपजाना है, ये लक्ष्य रखा गया था। गेहूं, चावल, ये सब अनाज को अधिक उगाना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका जनक था। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 27 है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। ठीक है, फल उत्पादन करना यानी सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बोलेगा गेहूं तो गेहूं, चावल, अनाज। हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। बोलेगा दूध उत्पादन तो श्वेत क्रांति, उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है। बोलेगा नीली क्रांति तो हो जाएगा मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, यहाँ बोला है सुनहरी क्रांति यानी फल उत्पादन होगा, सी होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए 28 नवरत्न क्या है? नवरत्न क्या है? नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, सरकार का सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है नवरत्न। ठीक है, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 29
29 है, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है? क्या बोला? हमारा देश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल चीन देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है। चीन में कृषि विकास, औद्योगिक विकास प्रमुख लक्ष्य है, तो हमारे देश में भी कृषि का विकास, औद्योगिक विकास प्रमुख लक्ष्य रखा गया है चीन के मॉडल को ध्यान में रखकर। ठीक है, सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 30 है, 30 नंबर सवाल, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.7%। ठीक है, 1.7%। अब बोलेगा आयात में तो 2% से अधिक यानी 2.5%। बोलेगा आयात में तो सही उत्तर सी हो जाएगा। बोलेगा विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है तो होगा 1.7% यानी 1.7%। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है यू टर्न नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति को एलपीजी नीति भी कहते हैं 1991। ठीक है, यू टर्न नीति, इनको एलपीजी नीति क्यों कहते हैं? एल से होता है लाइबरेलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण। ठीक है, सही उत्तर होगा यू टर्न नीति यानी सी होगा, सी। आगे देखिए 32 है, 32, जैविक खेती में प्रयुक्त होता है। जैविक खेती में कौन सी का होता है प्रयुक्त? ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो जैविक खेती में हम लोग प्रयोग करते हैं जैविक चक्र, पशु खाद और कीट खाद, यांत्रिक खेती, इनमें से भी होगा। ठीक है, जैविक खेती माने रासायनिक खेती नहीं, जैविक खेती माने जीव जंतु का अपशिष्ट, गोबर, मलमूत्र, उनको खाद बनाया जाता है। ठीक है, और खेत में डाला जाता है जिसको पशु खाद और कीट खाद कहते हैं। जैविक चक्र, इसमें घर के आसपास बगल में जो हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, खाद बनता है, उनसे खेती किया जाता है। इसमें कोई क्या बोलता है रासायनिक कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं होता है और कोई रासायनिक उर्वरक खाद का यूज नहीं होता है। यांत्रिक खेती माने नए नए तरीके से, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी से खेती करना, इनमें सभी होगा, इनमें सभी। सही उत्तर इनमें सभी होगा। पर्यावरण को देखते हुए माने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और खेती भी बढ़िया हो जाए, इनमें सभी होगा। सही उत्तर डी। आगे देखिए 33 है, 33, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। देखिए, देश में जब मौद्रिक और बैंकिंग नीतियों में सुधार किया जाता है तो उसको बोलते हैं वित्तीय सुधार यानी फाइनेंशियल सुधार। ठीक है, उसको बोलेंगे वित्तीय सुधार। सही उत्तर सी होगा, सी। मतलब आय व्यय, कितना मुद्रा छापना है, कितना व्यय करना है, नियम कानून, बजट, ये सब, बैंक, ठीक है, योजना, इसको बोलेंगे वित्तीय सुधार। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 34 है, 34, उत्पादन का सक्रिय घटक है। कोई वस्तु का उत्पादन करने के लिए भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों चाहिए, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, उत्पादन का सक्रिय घटक है भौतिक पूंजी, मानव पूंजी दोनों। भौतिक पूंजी मतलब हो गया कि कोई वस्तु का उत्पादन करना है तो मशीन लगेगा, जमीन लगेगा, बिल्डिंग लगेगा, ठीक है, पैसा लगेगा, ये सब हो गया भौतिक पूंजी। और मानव पूंजी क्या है? मेहनत, शिक्षा, कौशल। ठीक है, आप क्या जानते हैं, शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, वो हो गया आपका मानव पूंजी, जो मानव के अंदर होता है। और भौतिक पूंजी मतलब जो दिखेगा रियल में, पैसा, धन संपत्ति, मशीन, ये उपकरण, ये सब भौतिक पूंजी। तो उत्पादन में दोनों लगता है, उत्पादन का सक्रिय घटक दोनों है। सही उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए 35 है, शिक्षा से लोगों की बढ़ती है। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादकता, हाँ, उत्पादन करने का क्षमता बढ़ेगा, दक्षता यानी कैपेसिटी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, इनमें से भी। जब लोग शिक्षित होगा तो उत्पादन अधिक कर पाएगा, दक्षता, कैपेसिटी बढ़ेगा उसका, आय, इनकम बढ़ेगा, इनमें सभी होगा, डी होगा, डी, इनमें सभी। आगे देखिए 36 है, 36, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है? मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान सरकार देती है। ठीक है, यानी सरकार 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी देती है मनरेगा के तहत। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था देश के प्रथम 200 पिछड़े जिलों में। उसके बाद पूरा देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, जिसमें सरकार द्वारा
100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 37 क्या बोला, पढ़िए। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? क्या बोला? किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? 1921 को, 1921, 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए कारण लिखा हुआ है। कारण है कि साल 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि यह साल भारत की जनसंख्या वृद्धि में बदलाव का साल था। 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि में उतार चढ़ाव होता था, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। इसलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। क्या समझे? 1921 को महाविभाजन का वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि में लगातार उतार चढ़ाव यानी बदलाव होता था। ठीक है, लगातार कम बेसी होते रहता था। 1921 के बाद क्या हुआ? लगातार भारत का जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, कभी कभी नहीं हुआ, हमेशा बढ़ते चला गया। इसलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। मतलब यही से डबल हुआ है, यही से टर्निंग पॉइंट हुआ है। ठीक है, 1921 से। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 38 है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। भारत बोले, पाकिस्तान बोले, नेपाल बोले, सब विस्तृत अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर आधा क्षेत्र में निजी प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला है और आधा क्षेत्र में सरकार का बोलबाला है। यानी हमारा भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आधा निजी कंपनी और आधा सरकार दोनों मिल के देश को चलाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे विस्तृत अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान भारत दोनों। सही उत्तर सी होगा, विस्तृत। आगे देखिए 39 है, 39। निम्न में से किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई है? चीन ने। जब चीन का जनसंख्या खूब बढ़ने लगा, चीन में जनसंख्या में खूब बढ़ोतरी होने लगा, जनसंख्या खूब बढ़ने लगा, तो चीन ने अपनाया एक संतान लेने की नीति। अभी चीन में लागू है कि कोई भी परिवार एक संतान ही ले सकता है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक लेने पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, आप पे दंड, जुर्माना, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी चीन ने लगाया है एक संतान लेने की नीति। ठीक है, चीन ने। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 40, सेकंड बुक का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। 40 क्वेश्चन, 40 पढ़िए। SHG है एक, क्या है? स्वयं सहायता समूह। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। जो भी गाँव गाँव में चल रहा है, जो महिला लोग, सखी मंडल लोग चलाती है, स्वयं सहायता समूह। इसके तहत लोग कुछ पूंजी उधार लेकर के अपना बिजनेस व्यापार कर सकता है और फिर उसको चुकाना पड़ेगा आपको महीना महीना, हफ्ता हफ्ता में, कम कम करके। ठीक है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है तो उधार ले सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं और उसको फिर आप चुकाइए हफ्ता हफ्ता, महीना महीना में, कम कम करके। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे। तो चलिए सही उत्तर बी होगा इसका, बी। हम लोग अभी 2024 से पूछे गए क्लास 11th इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व किए, पूरा एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।